यस प्लीज आइए। थोड़ी बैठिए। थैंक अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है और मैंने ग्रेजुएशन बीरपुर यूनिवर्सिटी आरा से किया। आरा से किया। किस विषय से? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से। थोड़ा जोर से बोलिएगा। और आपकी हॉबी? और खाना बनाना ये सब। यहाँ पे आप कुछ और लिखे हैं, शायद लिसनिंग सॉन्ग लिखे हैं। इसके बाद जो अभी क्या लिखते हैं आप? कुकिंग। हाँ ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से पूछना चाहूँगी, आपने सर्कुलर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सुना है? इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी क्या चक्रीय होता है? अर्थव्यवस्था सुना है? कौन एक बार और चक्रीय। चक्रीय Yes. मैं रिकॉल नहीं कर रहा। ये मुझे बताइए कि जो बजट वर्ड है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है, किस आर्टिकल में? बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 110। बजट शब्द का या कुछ और शब्द इसके लिए यूज़ किया गया? बजट नहीं, ये बजट की बात नहीं कही गई, बल्कि मतलब देश के आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया। मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह उसमें बजट का चर्चा नहीं है, बस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्या है ये इकोनॉमिक सर्वे? कौन पेश करता है? इसमें क्या क्या बातें होती हैं? ये भारत वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है और इसमें देश के टोटल मतलब आमदनी और खर्च के बारे में सब चर्चा होता है। तो फिर बजट में क्या होता है? बजट में ये पूरा प्रावधान होता है कि मतलब किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाए। ये सब आप मुझे बता सकते हैं इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किस विषय पर है, उसमें क्या क्या बातें हैं? कुछ एक दो बातें बता सकते हैं आप? सर अच्छा, ये मुझे बताइए कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? कोर के अंतर्गत बड़े उद्योग आते हैं, जैसे कि मोटर वाहन, पेट्रोलियम, बिजली, ये सब कोर। मोटर वाहन तो नहीं आता है, कोयला, सीमेंट, स्टील। परिवहन से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप ESI बनना चाहते हैं, इसका क्या क्या कार्य है? ESI का मुख्य कार्य होता है चेक पोस्ट पे काम करना, रेवेन्यू जनरेट के लिए, और DT ऑफिस द्वारा जो वर्क दिए जाएंगे उसके क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि M परिवहन ऐप क्या है? जी, M परिवहन ऐप ये डिजिटली रूप से जो परिवहन के जो जरूरी कागजात हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ये सब उसके रखा जाता है, जो डिजिटली रूप से वो मान्य है। तो ये डिजी लॉकर से अलग कैसे हो गया? GD लॉकर उसमें अनेक तरह की सुविधाएं हैं, उसमें आधार कार्ड कंपलसरी है और उसके अलावा ये सब मतलब कुछ भी इसके अलावा परिवहन रिलेटेड के अलावा जो कुछ है उसको भी उसको इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होती है वो जो एक्सीडेंट गाड़ी करता है और उसके जो सामने वाला जिसका एक्सीडेंट होता है तो उसका भी मतलब कि एक तरह से क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। LPG अपनाया गया था भारत में वर्ष 1991 से। बताइए कि LPG का मतलब क्या होता है? LPG का मतलब होता है सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा सा समझाइएगा। मतलब उदारीकरण, और जैसे कि कोई भी अगर विदेशी कंपनी हो, लाइसेंस जारी करने में जो कठिनाइयाँ होती थी उनको उदार बनाना ताकि वो इन्वेस्ट करने में जल्दी हो। और प्राइवेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी कंपनियाँ थी उनको उसमें प्राइवेट कंपनियों को उसमें ऑर्डर देना, अपने जो है ज़्यादा इकोनॉमी वाले तो उसमें इंक्लूड करना गवर्नमेंट सेक्टर में। और ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
ख्याति प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी हो, चाहे ठीक है, इंडियन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को थोड़ा महंगाई समझाइए कि महंगाई किसको कहते हैं, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में बताइए 2 लाइन, परिभाषा दीजिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में होता है सर कि जो घरेलू मुद्रा होते हैं उनको फॉरेन मुद्रा के तुलना में उनकी वैल्यू जो होती है वो कम की जाती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति उसको जो आप कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का है ना, उसको अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन कहते हैं। कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं ट्विन डेफिसिट, दोहरा घाटा। बता सकते हैं, भारत में भी आजकल ये चर्चा में है, दोहरा घाटा किस चीज़ से रिलेटेड है? एनपीए का नाम सुना है आपने? फुल फॉर्म बताइए एनपीए का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जो बैंक के द्वारा कर दिया जाता है और उनकी जो रिवेन्यू जो है कलेक्शन वो समय पे नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अर्थशास्त्र में एक एंजल का नियम है, क्या है ये एंजल का नियम? सर नहीं जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में काफ़ी ग्राफ वगैरह बना हुआ रहता है, देखें हैं ग्राफ बना रहेगा, एक ऐसा लाइन ऊपर जाता हुआ, एक ऐसा लाइन नीचे जाता हुआ, है ना। तो ये ग्राफ हम इकोनॉमिक्स में कब बनाते हैं? ग्राफ सर ये अपना क्राइटेरिया है, जैसे कि मुद्रास्फीति हो, बेरोजगारी हो, जनसंख्या हो, तो ये सब में प्रावधान होता है। अच्छा, ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं ग्राफ के द्वारा? जैसे कि अगर बेरोजगारी है तो उसके अंतर्गत जो पिछले साल की रिकॉर्ड हैं और कंपेयर टू एज न्यू ईयर, तो वहाँ उस सेक्टर के लिए मतलब दोनों को तुलना करेंगे। चलिए ठीक है। ये बताइए कि बिहार सरकार जो है कई बार योजनाएं बनाती है गरीब जनता के भलाई के लिए और कल्याण के लिए, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं कि गरीब जनता का कल्याण जो है वो नहीं हो पा रहा है? कोई 2 मुख्य कारण बताएं। सर इसके पीछे कारण जो है जागरूकता की कमी है, और दूसरा सर जो अधिकारीगण भी हैं वो मैदान मतलब जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। अच्छा, संविधान में आपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं क्या है? कुछ इसके बारे में बताइए। मौलिक अधिकार मतलब जो मौलिक अधिकार जो है एक मनुष्य के लिए वो स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि मौलिक कर्तव्य वो बाध्यता के अंतर्गत आता है। और कुछ बताइए, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, बता सकते हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, और मूल कर्तव्य का उल्लेख 51 का भाग 4 का। अच्छा, इस दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिक महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है, क्या बताएं? मैम दोनों एक दूसरे के मतलब कि विपरीत हैं, लेकिन दोनों का जरूरी होना भी एक तुलनात्मक रूप से सही है। विपरीत नहीं, पूरक है ना? पूरक। ठीक है। अच्छा, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19 का। 19? का। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल हाल फिलहाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे काफ़ी सवाल उठते रहते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है व्यक्ति को भारतीय समाज में किस हद तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? मैम जो संविधान में लिखा हुआ है वो एकदम परिपूर्ण हम उसको कहेंगे, और वही फॉलो भी होना चाहिए। अगर कहीं इसका विरोध हो रहा है तो उसके लिए हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं जहाँ हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, इसके खिलाफ अगर होता है। जैसे प्रशासन को कई बार चुनौती मिल जाती है, लोग इतना ज़्यादा अभिव्यक्ति अपने एक्सप्रेस करने लगते हैं कि उससे समाज में उथल पुथल मच जाती है, तो इसको आप कहाँ तक जस्टिफाई करें?
ये मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं। प्रशासन को जो अधिकार है वो अपना कर रहा है, लेकिन जनता का अधिकार है तो मतलब उग्र रूप से ना होगा, शांति रूप वो अपना प्रदर्शन या धरना कर ही सकता है। वेरी गुड। शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के अपनी अभिव्यक्ति को तो व्यक्त व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आजकल श्रीलंका की हालत आप जान रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं। इसको आप लोकतंत्र के मजबूती के लिए अच्छा बुरा किस रूप में आप देखते हैं? लोकतंत्र की मजबूती के लिए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको अगर दरकिनार किया जाए तो वो पहले तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वही हो रहा था श्रीलंका में, अचानक महंगाई बढ़ गई, उनके रोजगार छिन गए। तो इस तरह के लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। मैम ये तरीका तो नहीं है, वो लोकतंत्र रूप से उठाना उचित होता है, लेकिन वो जनता जो है मतलब तंग आ गई। अपना कोशिश ये की कि हमको मतलब जो हमारी मांगे हैं, खासकर महंगाई से, वहाँ भोजन के दाम, ये जरूरी मूलभूत चीज़ें जहाँ 50% एक्स्ट्रा दाम हो गए, तो ये विरोध कर मतलब खानों का नहीं मिला था आदमी बस मजबूरी में, वो क्या है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय परिवहन क्षेत्र में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं? जैसे यहाँ कुछ टेक्नोलॉजी की कमी है मैम, और यातायात के लिए आम जनता के लिए कहीं साइड से रोड हर जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो रोड एक्सीडेंट का भी खतरा हो जाता है। ठीक है। बिंदुवार बताइए, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे सर सिर्फ एक्सीडेंट की ही समस्या आप देखते हैं? मैम एक्सीडेंट की समस्या अच्छा, चलिए ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपने कहा कि आप जो हैं ईमानदार है ना, कुछ प्रश्न बता सकते हैं जो ये बताए कि आप ईमानदार हैं? मैं कभी मतलब किसी को धोखे में नहीं होता, खासकर अपने पेरेंट्स को जो होता है वो असलियत से वाकिफ कराता है। मेरा कहाँ रिजल्ट हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ये सब पूछते हैं, मैं कभी धोखे में नहीं रहता। ये मुझे बताइए कि ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे का लेन देन डिजिटल करेंसी। अच्छा, तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये कैसे, दोनों एक चीज़ है कि दोनों डिफरेंट चीज़ है? दोनों मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज़ है। मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए फिर क्रिप्टो करेंसी का। सर आपने अपनी हॉबी में कुकिंग कहा, ठीक है। ये मुझे बताइए कि हम आपके घर पे अगर आएंगे तो आप हम लोग को क्या बना के खिलाएंगे? मैम हम लोग पटना में रहते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि पनीर पूड़ी खीर से ये सब बना लेते हैं, तो आपको जो पसंदीदा हो उसका आप बना। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। शुक्रिया। तो फीडबैक आ जाइए। आप बहुत धीरे बोलते हैं, बैठिए। आप बहुत धीरे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बात है, इकोनॉमिक्स में अगर किससे पूछा जाए मुद्रास्फीति क्या है और वो डिवेल्युएशन बोलने लगे, तो उनके तुलना में मुद्रा के खरीदने की क्षमता घट जाती है, वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती है, ठीक है। मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। मतलब पहले हम इतना मुद्रा लेके जाते थे, अब स्फीति हो गया, फूल गया, इन्फ्लेट हो गया। अब हम इतना मुद्रा लेके जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, समझ में आया? पहले 2 रुपये का सिक्का लेके जाते थे, अब 2 रुपये के 4 सिक्के लेके जाने पड़ते हैं। इन्फ्लेट हो गया, यानी मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई। बाकी सब कुछ आपने अच्छा जवाब दिया। थोड़ा धीरे बोलते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स का, जैसे श्रीलंकन क्राइसिस पे पूछा, और फर्मली जवाब देना चाहिए। एक अधिकारी बनने जा रहे हैं आप। एक अधिकारी के 2 लक्षण होते हैं, पहला गंभीरता, और दूसरा, पहला तो एक वो गंभीर हो, ज़्यादा हल्के में स्वभाव में बात ना करें, और दूसरा है कि जो बात इतना बोले ना उस पर वो कायम रखने का दम रखे, क्योंकि वो पहला ही बात लॉ रूल के हिसाब से बोले, ठीक है ना। बार बार स्टैंड चेंज ना करे, ठीक है। तो एक दृढ़ व्यक्ति और एक गंभीर व्यक्ति ही एक अच्छा प्रशासक हो सकता है। तो अपने नॉलेज के डेप्थ से गंभीरता और दृढ़ता को लाइए, समझे।
मैंने आपसे पूछा हॉबी के बारे में आपकी। मैंने सिचुएशन दी कि हम लोग आपके घर में अगर खाने के लिए आते, आपको जवाब देना चाहिए था कि मैम या सर आपको क्या पसंद है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से उसको बना पाएँ। ठीक है, ये नहीं कि आप आ रहे हो हम बताएंगे कि आप क्या खाओगे। ये दूसरी चीज़ है कि आप टेक्निकल चीज़ों के ना प्रेजेंटेशन में आप थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हो, तो एक दो बार आईने के सामने बैठ के आप प्रैक्टिस करो, होगा। टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखिए और अपने को ट्रीट रखिए। देखिए, आपसे जैसे मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों के बारे में, तो भाग जरूर बताइए, अनुच्छेद जरूर बताइए, उसका महत्व जरूर बताइए। मैंने पूछा कि क्या क्या जानते हैं उसके बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में, है ना, महत्व जरूर बताएं। आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि सर बोले कि आप धीरे तो बोलते ही आधे में रुक जाते हैं, आपके सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं तो लिखने में आधे में रुक जाएंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। पूरा सेंटेंस कंप्लीट, पूरा सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप बाकी हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि हम लोग समझ जाएं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ों से बचेंगे। और बाकी चीज़ें आपका व्यू एक ठीक था कि कोई भी लोकतंत्र की बात हो, अभिव्यक्ति की बात हो, तो शांतिपूर्वक उस चीज़ की प्रैक्टिस लोग कर सकते हैं, हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें थोड़ा पढ़िए, टीवी पे न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इकोनॉमिक्स से कुछ किताबें देख जाइए। ठीक है, जा सकते हैं।